अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया पहुंच चुके हैं और इससे पहले जब तुर्किया के सदर पाकिस्तान आए थे तो पाकिस्तान और तुर्किया के बीच जो तिजारती हजम है उसको $1 अरब से $5 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ था। इंतहाई अहम नुकता ये है, एक तो दुनिया में जिस तरह तब्दीलियाँ आ रही हैं, अमरीका और ईरान के आपस में डायलॉग हो रहे हैं, साथ ही साथ जो गज़ा का मामला है और पाकिस्तान और तुर्किया के बीच जो कल्बी रिश्ता है, अब उसको तिजारती रिश्ते के तौर पर वसअत देने के लिए ये दौरा कितना अहम है। ये बुनियादी सवाल है कि $5 अरब तक तुर्किया के साथ पाकिस्तान अपनी तिजारत कैसे बढ़ाएगा, जबकि दोनों ममालिक की जो एक्सपोर्ट हैं उसमें बहुत सी कॉमनैलिटीज़ हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में जो नहरों का मामला है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह मौजूद हैं और जो वज़ीर आला सिंध हैं उन्होंने ये कहा है कि हर तरह का एहतजाज करेंगे अगर इस मामले को हल नहीं किया गया। और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मौक़िफ़ अपना रही है कि वो नहरें बनने पर उन्हें एतराज़ है और हर सूरत ये एतराज़ रहेगा। राना सनाउल्लाह साहब ने आज रब्ता किया है फिर जो सूबाई वज़ीर हैं शर्जील मेमन साहब के साथ। 3 दिनों में ये तीसरा रब्ता है और साथ ही साथ राना सनाउल्लाह ने जो JUFA के रहनुमा हैं राशिद सुमरो उनसे भी रब्ता किया। अवामी जो तहरीक है सिंध में उसके जो सरबराह हैं अयाज़ लतीफ़ पलीजो उनसे भी रब्ता किया गया और अब वफाक़ी हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता सिंध हुकूमत के साथ और कौम परस्त जमातों के साथ रब्ता मुहिम शुरू कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के बाद क्या कोई बड़ी बैठक होगी, ये मामला CCI में ही हल होगा या इस पर कोई सियासी जरगा होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये वो सवालात हैं। आज के प्रोग्राम में इनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। बानी पीटी जो मुलाकात है वो आज कहानी फिर एक मुअम्मा रही है। 2 बहनों की मुलाकात हो गई, अलीमा ख़ान की मुलाकात नहीं हो सकी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो जो जेल है उसकी हदूद में पहुंच चुकी और साथ ही साथ ये मुलाकातों का आज तो वैसे वकला का दिन है, फैमिली दिन नहीं है, लेकिन जो अलीमा ख़ान हैं वो पिछले कई हफ़्तों से इस बात पर बेताब हैं कि उनके भाई के साथ मुलाकात हो जाए। लेकिन अलीमा ख़ान की मुलाकात ना होने देने में क्या अमर है, क्या राज है, ये यकीनी तौर पे एक सवाल है कि उनकी मुलाकात ही क्यों नहीं हो पाती। इस पर भी हम बात करेंगे। जो सबसे अहम पेशरफ्त रही गुज़श्ता रोज़ वो JUI की तरफ से एक एलामिया सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि फ़िलवक्त वो किसी किस्म की जो अपोजिशन अलाइंस है उसका हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं और वो अपनी जो सियासी बैनर है JUI का उसी तले अपनी सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे। कितना बड़ा सेटबैक है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, कितना बड़ा सेटबैक है ये अपोजिशन की जमातों के लिए कि JUI ने अब अलाइंस से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। सेनेटर सईद गनी साहब सूबाई वज़ीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, प्रोग्राम में वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। इरशाद साहब, वज़ीर-ए-आज़म का दौरा है तुर्किया, आप क्या समझते हैं कि एक तो जो बदलते हालात हैं दुनिया के उसमें कितना अहम है और दूसरा जो क़ल्बी ताल्लुक़ है, अब तिजारती ताल्लुक़ को मज़ीद वसअत देने के लिए पहले भी ये बात हुई थी, क्या तुर्किया हमें दे सकता है, हम उसको क्या ऑफ़र कर सकते हैं? देखें, तुर्की के साथ हमारे जो ताल्लुक़ात हैं वो उस नोयत के ही हैं तकरीबन जिस तरह के हमारे चीन के साथ हैं और सऊदी अरब के साथ हैं और चीन के साथ 2 तरफ़ा हैं, सऊदी अरब के साथ 2 तरफ़ा हैं। तुर्की के साथ ताल्लुक़ात इस लिहाज से एक तरफ़ा हैं कि तुर्की के अवाम हमसे एक तरफ़ा मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान के अवाम से, क्योंकि वो इस बात को नहीं भूले कि जब तहरीक खिलाफत चल रही थी तो हिंदुस्तान के मुसलमान अवाम थे जिन्होंने भरपूर हिमायत भी की, जिस हद तक मुमकिन था माली मदद भी की। और जब तुर्की ने खिलाफत ख़त्म कर दी, कमाल अतातुर्क ने एक अहमकाना फ़ैसला किया और मग़रिब की खुशनुदी के लिए, तो यहाँ खिलाफत जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, यहाँ उसका दिफा किया जा रहा था। तो इसलिए वहाँ जो मोहब्बत पाकिस्तानियों को मिलती है वो उसको अगर एक तरफ़ा आप कहें तो वो हालांकि हमारी ज़ुबान नहीं मिलती, वो ज़ुबान है यार मन तुर्की नमे दानम, तो इसके बावजूद भी वो दिल की ज़ुबान जो है वो हमें रखती है। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती की बात है कि हमारा जो तिजारत का मामला है, हालांकि तुर्की भी एक मंडी है हमारी मसनूआत की और जो हम यूरोप को दे सकते हैं वो तुर्की को भी दे सकते हैं। लेकिन ये बदकिस्मती है कि हमारे तिजारती ताल्लुकात
उतना वसी नहीं है। हमारे जितने करीबी दोस्त हैं, चीन है, तुर्की है, सऊदी अरब है, उनका जो इंडिया के साथ तजारती हुजूम है वो हमसे ज़्यादा है। पैरेलल डेवलपमेंट नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात है आज की, हाँ, यानी अजीब व गरीब सूरत हाल है कि दोस्त वो हमारे हैं और हम उनकी ज़रूरियात भी पूरी करने की अहलियत और सलाहियत रखते हैं, लेकिन हमारी जो मनसूबा साजी है या मनसूबा बंदी है वो इस कदर नाक़िस है कि ये तीनों दोस्तों का, दोस्त ममालिक का जो तिजारती ताल्लुकात में जो गर्मजोशी है या अमली तकाज़े हैं वो इंडिया पूरे करता है। उसकी आबादी भी तो इरशाद साहब ज़्यादा है ना, मंडी भी तो बहुत बड़ी है। मसला मंडी का तो नहीं है ना, मसला तो हमने तिजारत बढ़ाने के लिए क्या इक़दामात किए, यानी क्या सऊदी अरब जो है वो ज़्यादा चीज़ें इंडिया को देता है या इंडिया की चीज़ें वहाँ ज़्यादा बिकती हैं, ये एक सवाल है ना कि हमारा अगर तिजारती तवाज़ुन वो नहीं है जो इंडिया का तजारती तवाज़ुन है, तो ये सऊदी अरब की या चीन की कमज़ोरी नहीं है या तुर्की की कमज़ोरी नहीं है, ये इंडिया की कामयाबी है, इंडिया की मनसूबाबंदी है। तो इस पर मेरा ख़्याल है हमें तवज्जो देनी चाहिए। जब अर्दवान साहब आए थे तो हुकूमत ने ये कहा था कि हम $1 अरब का जो तिजारती हुजूम है इसको $5 अरब तक ले जाएंगे। अब $5 अरब तक एक्सपोर्ट ले जाने के लिए जो बुनियादी तकाज़े हैं कि हमारी जो मसनूआत हैं वो कंपेटेबल हों, उन शोबों में हूँ जिनमें तुर्की की ज़रूरियात हम पूरी कर सकते हैं। हमारे यहाँ बिजली का बहरान ख़त्म किया जाए, IT का बहरान ख़त्म किया जाए, ये बैंकों का सूद है उसकी शरह कम से कम की जाए और जो तकाज़े हैं वो पूरे किए जाएँ, तो ये काम हम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इरशाद साहब, इस मामले में मज़ीद भी बात करेंगे। हमें क्या है, सईद गनी साहब ने पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सूबाई वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब आपके वक्त का। आज राना सनाउल्लाह साहब ने फिर रब्ता किया है शर्जील इनाम मेमन साहब के साथ, तो आज क्या गुफ्तगू हुई है, क्या किसी ब्रेक थ्रू का इम्कान है सईद साहब? देखिए, अभी तो जो बातचीत ही हो रही है और जब तक मुलाकात हो नहीं जाती तब तक मैं नहीं समझता कि हम इस पे मुतमईन होंगे कि किस तरफ ये बात जाती है। और ऑनेस्टली मेरा अपना एक ख्याल है और मैं ये बात कल से कह भी रहा हूँ कि पिछले 2-3 दिनों में जो मैंने सुना है PMLN के कुछ लोगों को, जिसमें राना साहब भी शामिल हैं, उनकी बातों से मैंने ये हस किया कि शायद वो जानबूझ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि वो 12 ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो स्टांस हमारा है वो मजबूरी में है, इसलिए है कि वहाँ पर जो हमारी मुखालिफ जमातें हैं उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दी है, उन्होंने पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है, इसलिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं था तो हमने भी आके ये एक हार्ड लाइन ले ली है। मैं ये कल से बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये एहतजाज जो सुबह सिंध में शुरू हुआ है उसके बाद नहीं, उससे कई महीने पहले जब ये कैनाल्स का इशू जो है वो शुरू हुआ था, उस वक्त से हम इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। और सिर्फ बात नहीं कर रहे बल्कि हुकूमत के पास कुछ आईनी फोरम्स मौजूद होते हैं जिस पर हम जाकर अपनी बात रख सकते हैं, हमने वो रखना शुरू किए थे। ये अगर मुझे 1 मिनट दे, मैं आपको थोड़ा सा इसकी और बैकग्राउंड इसका बता दूं कि आपके इल्म में है कि 6 कैनाल्स का तो इशू इसलिए आ गया कि चूंकि वो एकनेक ने 6 कैनाल्स एक साथ मंजूर किए, लेकिन बुनियादी तौर पर 2 कैनाल जो पंजाब में हैं उस पर ज्यादा एतराज है। अच्छा, उन 2 में से भी एक जो है ग्रेटर थल कैनाल फेज 2, वो PTI ने 2021 में मंजूरी उसकी दी थी और जब उसकी मंजूरी दी गई तो 2021 में ही सिंध असेंबली ने उसके खिलाफ एक करारदाद पास की और उसके बाद 2022 में गालिबन फरवरी में PTI के दौर में उस मंसूबे की एकनेक ने अप्रूवल दी। जब एकनेक ने उसकी अप्रूवल दी तो हमारे पास चूंकि हुकूमत में थे तो आईनी तौर पर एक रास्ता था, हमने एकनेक के उस फैसले को चैलेंज किया CCI में और वो हमारा केस आज तक CCI में पड़ा है, इसलिए कि उस मंसूबे के ऊपर आगे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई तो हमारी तरफ से भी ज्यादा हमने उसको पुश नहीं किया। अब जब दोबारा ये रिवाइव किया गया 6 कैनाल्स के साथ, थल कैनाल का मंसूबा भी आ गया, चुलिस्तान का भी आ गया, तो ये हुआ है जनवरी 2024 में जब इस मुल्क में केयर टेकर गवर्नमेंट थी।
उस वक्त भी जब इरसा से ये सर्टिफिकेट लिया गया कि पानी अवेलेबल है हमारे पास, तो सिंध का जो मेंबर था इरसा में, उसने इसकी शिद्दत के साथ मुखालफत की। और अगर आप देखें तो वो फैसले में डिसेंटिंग नोट सिंध के मेंबर का मौजूद है। उसके बाद जब इसको एक्नेक में लाया गया तो ये इलेक्शन से 2-4 रोज पहले की बात है, और उस वक्त भी जो मिनिस्टर थे सिंध के, उन्होंने एक्नेक में इसकी मुखालफत की और ये कहा कि सिंध का केस पहले ही सीसीआई में पड़ा हुआ है इन कैनाल्स के हवाले से, जो 2022 में हमने भेजा हुआ था। तो एक्नेक ने जो मंजूरी दी तो उसमें एक्नेक ने लिखा कि एक्नेक इसको अप्रूव तो कर रही है बट इट बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द सीसीआई, मतलब सीसीआई की मंजूरी से उसको मुंसलिक कर दिया। अब ये मैं आपको बात बता रहा हूँ फरवरी 2024 की। हमारी जो मौजूदा हुकूमत है वो आती है मार्च में, और मार्च में जैसी हुकूमत आई तो ये चीजें जो हमारे इल्म में आई तो हमने सीसीआई के लिए केस बनाना शुरू किया। और सीसीआई का केस ये बता दूं मैं आपको कि कोई 1-2 दिन में नहीं बनता, उसके साथ बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन की, हिस्टोरिकल जो आपका डेटा होता है, बहुत सारी चीजें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, और वो इकट्ठी करके उसके बाद आप तमाम सूबों से शेयर करते हैं, उसके बाद आगे जाता। हमने मार्च में वो काम शुरू किया, जून में चीफ मिनिस्टर साहब ने वो समरी अप्रूव कर ली, और उसके बाद जुलाई के शुरू में गालिबन हमने सीसीआई को केस भेज दिया। अब मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने एतराज इसलिए उठाया कि मुखालिफिन ने शोर मचा दिया था, नहीं, हमने हुकूमत में थे, हुकूमत के पास जो रास्ते मौजूद थे आईनी वो हमने इस्तेमाल करना शुरू किए। अच्छा, वो जो जुलाई में मीटिंग हुई आसिफ अली जरदारी साहब की, जिसका ये हवाला देते हैं और नून के जो दोस्त हैं वो बार बार उसका रेफरेंस देते हैं कि जरदारी साहब ने मंजूरी दी, जरदारी साहब ने मंजूरी दी। भाई जरदारी साहब सदर पाकिस्तान है, आइन में कोई मुझे प्रोविजन बता दे कि जिसमें सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार हो कि वो सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का मसला जो वो तय करेंगे, उस पर कोई फैसले की मंजूरी करेंगे, वो कर नहीं सकते। नहीं सईद गनी साहब, वो जो सवाल उठाया जाता है वो ये है कि जब मिनट्स जरदारी साहब के आए हैं या मीटिंग में बात हुई है तो जरदारी साहब को चाहिए था कि वहाँ अपना डिसेंडिंग नोट देते, वहाँ अपना नुक्ता नज़र पेश करते, वो खामोश रहे, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अप्रूवल दी। इरशाद साहब, चलें, जो आप कह रहे हैं मैं उसको मान लेता हूँ, फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट जो आप बात कह रहे हैं ना, मैं उसको मान लेता हूँ कि जरदारी साहब ने उसकी अप्रूवल दे दी। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो इरसा में एतराज उठाया वो भी रद्द, हमने जो एक्नेक में एतराज उठाया वो भी रद्द, हमने जो असेंबली ने करारदाद पास की वो भी रद्द, हमने जो सीसीआई को चीजें भेजी वो भी रद्द, और आसिफ अली जरदारी साहब जो सदर पाकिस्तान है, जिनके पास आइन में बिल्कुल किसी चीज का एग्जीक्यूटिव का इख्तियार नहीं है, उन्होंने एक मीटिंग चेयर कर ली, एक ब्रीफिंग उनको दी गई, और उसके नतीजे में बस उन्होंने कह दिया हो गया। मतलब ये तो बचकाना बात है। अगर किसी ने इसमें से ये नतीजा अखज़ कर लिया है तो भाई, अगर आप ऐसी बात थी तो आप सीसीआई का इजलास बुलाते और सीसीआई में पीपल्स पार्टी ने जो अपना मुकदमा रखा हुआ है उसका फैसला करते बैठ के। वो तो नहीं किया गया है। हमने उसके बाद भी हम करते रहे, और चीफ मिनिस्टर सिंध रिकॉर्ड पर हैं, इरिगेशन मिनिस्टर रिकॉर्ड पर हैं, वो तवातुर के साथ इस पर बात करते रहे, इसके खिलाफ बोलते रहे। मैंने खुद कई मरतबा मीडिया टॉक में सूबे में एहतजाज शुरू होने से बहुत पहले ये कहा कि ये कैनाल्स हम नहीं बनने देंगे, ये सिंध की पूरी जो ज़राअत है वो तबाह हो जाएगी, सिंध में लोगों को पीने का पानी मुयसर नहीं होगा। नहीं, अब ये सारी चीजें सईद गनी साहब, कथा कलामी माजरत, जी, ये अब आपको 2 कैनाल्स जो थल, ग्रेटर थल वाली है और चोलिस्तान वाली, इन पर एतराज़ है या किसी भी नई नहर के निकालने पर आपको एतराज़ है, खा वो सिंध में हो, खा वो बलूचिस्तान में हो? नहीं, मैं आपको अर्ज करूँ, देखें, इसमें ना जो 6 कैनाल्स हैं उसमें 2 तो हैं सूबा सिंध में। अच्छा, हम उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, हम उसको बनाना नहीं चाहते, हमें उसकी जरूरत नहीं, इसलिए कि हम समझते हैं हमारे पास पानी नहीं है। तो हमारे पास जब पानी नहीं है तो हम कैनाल्स क्यों निकालेंगे? तो 2 तो ये एक तरफ हो गए। उसके बाद जो केपीके के अंदर है सीआरबीसी कैनाल, वो 1991 के अकॉर्ड में मौजूद है, और उस पर हमें इसलिए एतराज नहीं है कि वो अकॉर्ड का हिस्सा है, और वो बने ना बने हमारा उस पर कोई मसला नहीं है। जो बलूचिस्तान का कच्ची कैनाल है वो चूंकि पुराना कैनाल है, लेकिन वो चूंकि फ्लड्स आए थे उसके नतीजे में वो तबाह हो गया, उसको नुकसान पहुंचा, तो उसको अगर दोबारा बनाते हैं तो उस पर भी हमें इशू नहीं है। बेसिकली ये 2 नए कैनाल है। अब जो पंजाब की हुकूमत जो कहती है वो ये कहते हैं कि जी हम अपने हिस्से के पानी से ये कैनाल जो है वो चलाएंगे। अब मुझे समझ नहीं आती कि जब पूरे मुल्क में पानी की किल्लत है, पंजाब में पानी की किल्लत है, सूबा सिंध में पानी की किल्लत है, और जो इस वक्त जमीन हम आज काश्त कर रहे हैं उसके लिए पानी हमें पूरा नहीं पड़ता, और इस वक्त तो ये सूरत हाल हो सकता है कि अगली जो फसल है हमारे पास हो ही ना, पानी की कमी की वजह से। हम इन हालात में ये कह रहे हैं कि हम जो है नए कैनाल निकालेंगे और अपना पानी इस्तेमाल करेंगे। या तो पंजाब हमें ये बताए कि जनाब ये 4-5 जिले हैं
जहां से पानी हम निकालेंगे और हम ये चूरिस्तान को आबाद करेंगे, तो शायद समझ में आ जाए बात। लेकिन जो पानी दस्तयाब है उनको, वो उनकी अपनी जरूरत के मुताबिक भी कम है। तो सिंध हुकूमत इस वक्त जो बात कह रही है, या सिंध इस वक्त जो मुकदमा लड़ रहा है, वो सिर्फ सिंध के किसानों का नहीं है। हम तो पंजाब के उन किसानों का मुकदमा भी लड़ रहे हैं जो आज जमीनें आबाद कर रहे हैं अपनी, नहीं सही साहब, नहीं खतरा है फ्यूचर में कि उनसे पानी कम हो जाएगा। नहीं, कहा यह जा रहा है कि चूँकि पंजाब में इरिगेशन का जो सिस्टम है वो मॉडर्न टेक्निक के साथ चल रहा है, तो हम पानी बचा सकते हैं और बचा खुचा पानी वहाँ चौलिस्तान में ले जा सकते हैं। बाकी सूबों का मसला ये है कि वहाँ पानी ज़ाया बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो इस जो बात में कोई वज़न है? देखिए, मेरी जो राय हो सकता है मेरी मालूमात ये दुरुस्त ना हो, इसलिए कि मैं कोई ऑथेंटिक, मेरे पास इसका डेटा नहीं है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पिछले कई वर्षों में कैनाल्स की जो लाइनिंग हुई है वो सूबा सिंध ने शायद सबसे ज़्यादा की है। अच्छा। और मेरा ख्याल है पंजाब में इतनी नहीं हुई होगी। मैं 100% यकीन से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मेरी एक सरसरी सी मैं राय आपको देना चाहूँ वो ये है कि सिंध में शायद पानी के बचाने पे काम ज्यादा हुआ है। अच्छा, अगर मैं ये आर्गुमेंट भी चले एक लम्हे के लिए मान लूँ जो आप कह रहे हैं, तो उसमें तो फिर जो जमीनें आज आपके पास मौजूद हैं जहाँ पानी की किल्लत है, जो काबिले काश्त हैं, पहले उनको ठीक करें ना। जिनको पानी की जरूरत आज भी उनको पानी दें। आप उनको देने के बजाय आप रेगिस्तान में जो करने लगे, तो रेगिस्तान को भी अगर करना है तो हमने सही साहब, अब सवाल ये भी है, सही साहब सवाल ये है कि पंजाब अगर ये कहता है कि हम अपने कोटे से, आपने खुद ही बात कर दी, अगर वो आपको ये कन्विंस कर दें कि भाई हम फलां जगह से पानी उठाएंगे और यहाँ पर हम दे देंगे। दूसरा वो कहते हैं टेलीमीटरिंग सिस्टम है, जियो इमेजिंग है, डिजिटल मॉनिटरिंग है, इस सब के होते हुए तो पानी चोरी बहुत कम होती है, उस पर काबू पाया जा सकता और जा चुका है। अगर वो आपको कन्विंस कर दें कि हम यहाँ से पानी कम करेंगे, यहाँ ग्रेटर थल कैनाल में डाल देंगे, तो फिर आपको कोई एतराज़ नहीं होगा? देखिए फैसल, ये इतनी आसान बात नहीं है। अगर आप ये सारी चीज़ें कहते भी हैं ना, तो ये सारे टेक्निकल इश्यूज है, पॉइंट्स है। मैं ऑनेस्टली इतना इरिगेशन का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने तो ये जब क्राइसिस पैदा हुए तो जाके सारे मीटिंग्स अटेंड किए हैं, कुछ कागज देखे हैं, कुछ पढ़ा है, तो कुछ छोटी सी बुनियादी चीज़ें मेरी समझ में आई। ये इतना आसान नहीं है कि आप ये कह दें और मैं कह दूं कि नहीं फिर ठीक है, ऐसा नहीं है। पानी का जो पानी हमें मुयसर है ना हमारे मुल्क में, उसका एक हिस्टोरिकल पूरा डेटा सबके पास मौजूद है। यकीनन पंजाब के पास भी है, हमारे पास भी है, और एक्सपर्ट है इसके। और ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसको आप एनालाइज ना कर सके। अगर हमारे पास पिछले 20-25 सालों में एवरेज निकाल के देख ले कि हमें पानी जितना दरकार है आमतौर पे उससे कम मिल रहा है, और अगर आज ये कहते हैं कि जी हम पानी बचा लेंगे, तो मैं तो ये कह रहा हूँ अगर आप बचा सकते हैं तो फिर जो कमी है उसको पूरा करें ना पहले। आप नई जमीन आबाद करने के लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि या तो आप कंप्रोमाइज करेंगे आपकी एग्जिस्टिंग जो कल्टीवेटेड लैंड है उसके ऊपर, दूसरा तो कोई रास्ता नहीं है, आसमान से कोई एक्स्ट्रा पानी तो आप लेकर नहीं आएंगे कि आप इसको जाके दे देना। तो ये जब तक CCI में नहीं लेकर जाते थे, और मुझे समझ नहीं आती कि अगर ये केस इतना सिंपल था जितना आपको बताया जा रहा है या वो बयान कर रहे हैं, तो जुलाई 2024 से हमारा केस पड़ा है, हमें बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं, मीटिंग में बैठ के डिसाइड करते हैं कि जनाब ये हमारा मुकदमा है, इस बुनियाद पे हम ये सारा करना चाहते हैं, और आपकी जो खदशात हैं वो गलत हैं। अच्छा, सही है। ये इजलास ना बुलाना जी, इस बात को साबित ठीक है, आपका पॉइंट है, बात से जांच होना चाहिए। ये बिल्कुल पॉइंट है आपका। लेकिन जब यूसुफ ज़ा गिलानी साहब की सरबराही में एक बड़ा आला सतही वफ़द ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, एक मुज़ाकरात हुए, और भी इश्यूज़ थे, तो क्या उसमें कैनाल्स का इशू डिस्कस हुआ? फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब को इफ्तारी पर बुलाया गया, वहाँ डिस्कशन हुई, वहाँ तो ये लाजमन डिस्कस हुआ। तो क्या वज़ीर आज़म दोनों जो आपके डेलीगेशन से उनको मुतमईन नहीं कर सके, और कोई अब जो कोशिश हो रही है राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से दोबारा मुलाकात की, तो उस वक्त ये बातें डिटेल से डिस्कस नहीं हुई और कोई किसी पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट पर नहीं पहुँच सके दोनों फरीक? इरशाद साहब, इसमें मुझे गिलानी साहब की जो मीटिंग है उसके मुतालिक तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन बिलावल साहब की जो मीटिंग एक हुई उसमें भी कोई एक हमारे जो साथी थे उनकी ज़बानी जो मैंने सुना जी, उसमें ये जिक्र ज़रूर छेड़ा गया। ठीक, लेकिन इस पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बिल्कुल हम इस पे बैठ के बात करेंगे। अच्छा। उस मीटिंग में तफसील से बात ये हो नहीं सकती थी। ये मैं फिर कह रहा हूँ ना, ये इतना टेक्निकल इशू है कि मैं बैठ के बात करूँ, कोई सामने से बैठ के बात करे, ये नहीं होगा। इसमें अगर उनके पास एक पॉइंट है, जिस तरह आप कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं पानी बचाएंगे, हम
पता नहीं क्या क्या चीजें करेंगे, उससे मवाद करेंगे, तो ठीक है, उनका एक नुक्ता नजर है। तो उसका बेहतर तरीका ये है कि वो हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बिठाएं ना अपने लोगों को। अगर हम पिछले 8-9 महीने से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि भाई सीसीआई का इजलास बुलाओ, सीसीआई का इजलास बुलाओ, तो क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? ये तमाम बातें हम बात करें हमारे साथ बैठ के। मैं आज भी कह रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब की नीयत ठीक होगी, इनके प्राइम मिनिस्टर की नीयत ठीक होगी, लेकिन ये 2-4 सियासी लोगों के साथ बैठ के मसले का हल नहीं निकलेगा। जब तक वो एक्सपर्ट्स को नहीं बिठाएंगे, जब तक हमारा मौक़िफ़ डॉक्यूमेंट्स के साथ वो नहीं देखेंगे, तब तक उनको हमारी बात समझ में शायद इस तरह आएगी नहीं। अब यहाँ हम कह रहे हैं कि हमारा पानी चोरी हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हम अपना पानी चोरी नहीं कर रहे हैं, तो ये कहने से तो नहीं होगा। नहीं सही साहब, बैठे प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व करें। सही साहब, मसला ये है कि आप लोग इत्तेहादी हैं, कोई ऐसा नहीं है कि दूरियां भी हैं। बड़े बज़ाहिर तो हमें लगता है कि बड़े क़ल्बी ताल्लुकात हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में। तो ये बैठना मुअम्मा क्यों बन गया है? बैठने में मतलब कौन रुकावट बन रहा है? क्या अमर माने है इसमें कि आप बैठ नहीं रहे? नहीं, सीसीआई का इजलास ना बुलाने की क्या वजह बयान की जा रही है? वो तो 90 दिन में बुलाना चाहिए। तो इसको मुसलसल डिले क्यों किया जा रहा है? जब बात होती है तफसीली बात क्यों नहीं होती? इसकी कोई वजह तो बयान कर रहे होंगे। अब 2-3 दिन से राना साहब राब्ते में शर्जील मेमन साहब को फ़ोन कर रहे हैं, तो बताते तो होंगे कि क्या हमारी मजबूरियाँ क्या हैं, क्या रुकावटें हैं, क्या वजह है कि हम इस बात पर डिबेट नहीं कर रहे, बैठ के कोई फ़ैसला नहीं कर रहे। देखिए, कल राना साहब एक टीवी पर मेरे साथ थे प्रोग्राम में जी, तो वहां भी वो यही बात कह रहे थे कि सीसीआई से पहले हम आपस में बैठ जाएंगे। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, हमारे चीफ मिनिस्टर ने बारहा मतलब, चूंकि मैं असेंबली सेशन में बैठता हूँ, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई असेंबली का सेशन ऐसा गुजरा हो जिसमें चीफ मिनिस्टर आए जिसमें उन्होंने बात न की हो। और वो टीवी पे आती है, वो इंटरव्यूज में कहते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहे कि भाई खुदा के लिए हमारा इशू है, आप इसको बैठ कर। जब वो नहीं बुलाते हैं इजलास, तो यहाँ से हमें थोड़ा सा ऑनेस्टली शक होना शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद जो स्टेटमेंट जिस किस्म के आए, कभी वो आसिफ अली जरदारी साहब की उस मीटिंग का हवाला दे के कहते हैं कि उन्होंने मंजूरी दे दी, फिर वो कहते हैं पीपल्स पार्टी जो अपना सख्त मौक़िफ़ अपना रही है वो तो मजबूरी में अपना रही है। वो लोगों में ये तासुर डेवलप करना चाहते हैं, पुख्ता करना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी केनाज के खिलाफ नहीं है, पीपल्स पार्टी तो राजी है और पीपल्स पार्टी मजबूरी में शोर मचा रही है। जब वो ये बात करते हैं तब मुझे यकीन होता है कि इसका मतलब है कि नीयतों में शायद कहीं ना कहीं कोई खराबी है। आपको सच बताना चाहिए, सच बोलना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं, साथ साथ आप ये भी बताएं कि पीपल्स पार्टी ने मार्च से लेकर अब तक क्या किया है। पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर कितनी मरतबा आपको कह चुका है, पीपल्स पार्टी का इरिगेशन मिनिस्टर कितनी मरतबा आपको कह चुका है, पीपल्स पार्टी का जो ऑफिसर आके एकने की मीटिंग में बैठा था, CDWP की मीटिंग में बैठा था, उसने क्या लड़ाई लड़ी थी वहां पे, बताए ना आप सबको। ये बताने को तैयार नहीं है। तो हमारा नहीं, जब आपको शक गुजरता है कि कोई नीयत में खराबी है, तो उसकी क्या वजह आपको नज़र आती है? कि आपका पानी, वो सूबों का पानी जो है वो कम करना चाहते हैं, अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं, किसी दबाव का शिकार हैं, क्या आपको नज़र क्या आता है? एक तो यकीनन ज़ाहिर है कि पंजाब उनकी कंस्टिट्यूंसी है, तो वो कोशिश करते होंगे कि वहाँ ये काम कर ले। ठीक है, सबका हक करें, लेकिन हम कहते हैं किसी और का हक मार के ना करें, वो कर रहे होंगे। लेकिन जो पीपल्स पार्टी को ये सियासी तौर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं इस पूरे काम में, उसकी वजह सवाल इसके तो कुछ नहीं हो सकती ना कि यहाँ सिंध में वो फारिग हो गए हैं और पीपल्स पार्टी बहुत मजबूत है। वो किसी तरह चाहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा टफ टाइम दे, किसी और तरह से नहीं दे सके तो चले, इसी आड़ में किसी तरह उनकी पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंचाएं। तो वो उन्होंने कोशिश की। और ये जो उमरकोट का इलेक्शन हुआ था, ये आपके सामने है ना जी। उमरकोट में शाह साहब तमाम जमातों ने आपस में इत्तेफाक तो किया ही किया ना। PTI का कैंडिडेट था, नून लीग ने भी सपोर्ट किया उसको, खड़ा हुआ आज़ाद हुआ, नून ने भी सपोर्ट किया। और इन्होंने जो अपना अलायंस बनाया वो केनाल्स के इशू को बुनियाद बना के बनाया। नहीं, लेकिन वो तो तब्दीद कर रहे हैं, वो उनकी क़यादत तब्दीद कर रही है। वो कहते हैं नहीं, हमने तो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया, लेकिन ऐसे इत्तेहादी हैं कि वो मानते नहीं, वो हमें खामखा ब्रैकेट कर रहे हैं PTI के साथ और कौम परस्तों के साथ और GDA के साथ। नहीं तो फिर उनका कोई मुझे स्टेटमेंट दिखा दिए जिसमें हमारी हिमायत की हो, उनका कोई लीडर आया हो हमारे जलसों में, हमारे कैंडिडेट के साथ फिरा हो, उन्होंने कहीं जाके कोई कैंपेन चलाई हो, तो मैं मान लेता हूँ। लेकिन उनका जो कैंडिडेट था 2024 में, ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है ना जी, 2024 अभी 1 साल गुजरा है। उनका जो उम्मीदवार था जिसने 44,000 वोट लिए थे, उन्होंने सपोर्ट किया उसको। अच्छा। और उसके 44,000 वोट की वजह से PTI का जो उम्मीदवार था उसको 80,000 वोट पड़े, मैंने उसके अपने 38,000 वोट थे। सही साहब, अब एक ये जो आप बात कर रहे हैं इसका एक पहलू और भी है। यानी मुस्लिम लीग नून ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था लालचंद मलिक के मुकाबले में? जी बिल्कुल किसी का नहीं था, ये सारे इकट्ठे थे। अच्छा सही है, ठीक है। ये बताएं सईद साहब, आप जो बात कर रहे हैं, फिर इसी तरह
मुस्लिम लीग नून या एक इम्प्रेशन ये भी जन्म ले रहा है कि आप सिर्फ सिंध, आप कौमी जमात होने का क्लेम करते हैं लेकिन सिर्फ मुकदमा आप सिंध का लड़ रहे हैं और पंजाब को अगर कहीं से सहूलत मिल रही है तो आप उसकी मुखालिफत में आ गए हैं? फैसल ये देखें, मैं समझता हूँ नामुनासिब बात इसलिए है कि पंजाब में एक हुकूमत है, केपी में एक हुकूमत है, बलूचिस्तान में सिंध में है। अब अगर सिंध की हुकूमत सिंध के साथ होने वाली ज्यादतियों पर आवाज़ उठाए तो उसको ये कह दिया जाए कि नहीं, आप पंजाब के खिलाफ है। नहीं, हम पंजाब के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी सूबे के खिलाफ नहीं। लेकिन जिस सूबे में हुकूमत कर रहे हैं, जिन लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, उनके आईनी, कानूनी, इंसानी बुनियादी हुकूक का ख्याल करना हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है। हम सिर्फ इसलिए उस पर बात न करें कि चूंकि हमसे दूसरे सूबे नाराज हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये रंग अगर कोई देने की इसको कोशिश कर रहा है तो गलत कर रहा है। पीपल्स पार्टी एक कौमी जमात है। हमने कभी ये नहीं कहा कि पंजाब का कोई हक है वो छीन कर हमें दे दे। हमने कभी नहीं कहा कि केपी का शेयर हमें दे दे। हमारे सूबे में सबसे ज्यादा गैस निकलती है, आईनी तौर पर वो गैस सबसे पहले सूबा सिंध में इस्तेमाल होनी चाहिए और हमारी जरूरत से जो बच जाए वो कहीं और जानी चाहिए। लेकिन हमें आज भी गैस नहीं मिलती। हमारे जो रिहायशी लोग हैं जो घरों में गैस इस्तेमाल करते हैं उनको नहीं मिलती। हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज हैं उनको गैस नहीं मिलती। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट महंगी गैस खरीद रहे हैं पंजाब के मुकाबले में। तो ये तासुर देना गलत है। हम अगर शोर मचाते, गैस बंद करते तो फिर शायद हमें, और हालांकि आईनी तौर पर हमें वो भी आके, लेकिन हम वो भी नहीं कर रहे। तो जहां मुमकिन हो सकता है नहीं, क्या इस नहज तक जा सकते हैं आप? सही साहब, आज वज़ीर-ए-आला साहब ने भी बात की कि एहतजाज हर हद तक करेंगे, तो क्या इस नहज तक सिंध हुकूमत जा सकती है कि वो गैस बंद कर दे दूसरे सूबों की? नहीं, अभी तो खैर हमने ये बात नहीं कि अभी तो हमारा फोकस जो है वो सिर्फ ये कैनाल्स वाला इशू है। और जाहिर है कि कैनाल्स के मसले पे हम समझते हैं कि हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है और डॉक्यूमेंट्स के साथ हम इसको साबित करेंगे कि हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है। तो अगर उसको फिर भी नहीं मानते उस पर हम एहतजाज करेंगे। ज़ाहिर बात हक है अगर नहीं मानेंगे तो। नहीं, अब आपका जो मुतालबा है वो नहरों का ये सारी स्कीम ख़त्म करना है या आपको कायल करना है कि ये नहरें जो दो निकाली जा रही हैं इससे सिंध की हक तलफी नहीं होगी? नई नहरों के हम खिलाफ हैं। कोई भी ऐसी नहर जो इंडस सिस्टम से नहीं निकलेगी और वो पानी फर्दर तकसीम करेगी, उसके हम खिलाफ हैं। जी, और एक बात आपको और भी बता दूं, ये फैसला, ये जो अगर कहते हैं ना अक्सर कि ये तो दरिया सिंध से नहीं है, ये तो हम पता नहीं सतलज से ले रहे हैं, रावी से ले रहे हैं, पता नहीं कहाँ से ले रहे हैं, ये भी गलत इसलिए कहते हैं कि अगर आप 1991 का अकॉर्ड देखेंगे ना तो उसमें रिवर इंडस की बात नहीं है, इंडस सिस्टम की बात है। और जो सिस्टम है उस सिस्टम में ये सारे दरिया जो उसका हिस्सा है। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया शाद साहब। राना सनाउल्लाह साहब ने जो राब्ता मुहिम शुरू की है, खुशाइंद है, उनका मैंडेट भी है, इख्तियार भी है कि वो मुशीर भी हैं बैनुल सूबाई राब्ते के। अयाज लतीफ़ पलीजो साहब, राशिद सुमरो साहब और कुछ और लोगों से भी वो राब्ता कर रहे हैं, सिंध हुकूमत से भी कर रहे हैं। लेकिन जो चैलेंज सिंध हुकूमत कर रही है विफाक को कि आप एक्सपर्ट्स बिठाएं, हमारे साथ स्टैट्स पे आएँ, हमारे साथ जो पानी की हिस्ट्री है उस पर आएँ, फिर बात करें। अगर आप कन्विंस कर जाते हैं तो हम आपकी बात से किसी हद तक मुत्तफ़िक़ हो जाएंगे। तो क्या अब यहाँ मामला दलील से ही जाके कन्विंस होगा या ये मामला सियासी है, टेक्निकल ज़्यादा है या सियासी ज़्यादा है? पहली तो बात ये है कि ये जो हमारे मौजूदा हुकूमत है वफाकी, राना साहब जिसका हिस्सा हैं, अगर पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही है कि 8 महीने पहले जुलाई में हमने, और उससे पहले भी यानी 20 में भी, 21 में भी, 22 में भी हमने इसको चैलेंज किया इस इशू को, तो अब ये राब्ते जो राना साहब कल किया, परसों किया, आज किया है, तो ये पहले क्यों नहीं हुए? वो जो मुनीर न्याजी की मशहूर है ना जी कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, इसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। ये हमेशा देर क्यों आप कर देते हैं? यानी अगर ये जुलाई में मामला आप उठा लेते, आपकी हुकूमत थी ना, आपके इत्तेहादी थे, अगर उन्होंने जुलाई में कहा पिछले साल, तो आपको उसी वक्त CCI की मीटिंग बुला लेनी चाहिए थी, कोई कमेटी स्पेशल बना देनी चाहिए थी, मुज़ाकरात कर लेने चाहिए थे। अब आपका जो सबसे बड़ा फोकस है या आपका सबसे बड़ा जो दावा है वो ये है कि जी पीपल्स पार्टी कौम परस्तों के दबाव में ये सब कुछ कर रही है। भाई उस दबाव का आपने इंतज़ार क्यों किया? एक अपनी इत्तेहादी के लिए ऐसी मुश्किल, अगर इस दलील को मान लिया जाए कि यही एक दलील है, तो अपनी इत्तेहादी पार्टी को इस मुश्किल में क्यों डाला
कि वो भी आपके और अपने मुखालिफिन के साथ खड़ी हो जाए, अगर ये दलील है तो मेरा ख्याल है। वो तो बड़ा स्ट्रांगली रद्द कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं डॉक्यूमेंटेड है सब। मैं तो वही कह रहा हूँ, अगर इसी दलील को जो राना साहब भी दे रहे हैं, बाकी लोग भी दे रहे हैं, अगर इसी को मान लिया जाए तो इसके मुताबिक भी आपने क्यों मुश्किल पैदा की? बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये दलील तो नहीं है ना। असल में तो ये ताख़ीर होनी नहीं चाहिए थी और आप जल्दी से जल्दी इसको मामले को निपटाया जाए, तय किया जाए, ताकि मज़ीद बदमज़गी ना। बिल्कुल ठीक है इरशाद साहब, इस पर हम मज़ीद बात भी करेंगे। फैसल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर कानूनदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपका। फैसल साहब, आज आपकी बानी PTI के साथ मुलाकात हुई है, ज़रा मुलाकात का अहवाल बताएं और क्या कोई जो गुफ्तगू हुई उसमें कोई खुसूसी पैगाम क्या है? सबसे पहले तो आप बानी PTI का नाम लें, तो उसके बाकी बात मैं बाद में करूँगा। इमरान खान से आपकी जो मुलाकात हुई, इमरान अहमद खान न्याजी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच सर। गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब से आज मुलाकात हुई, उनकी हिदायत के मुताबिक जिन दोस्तों को इजाज़त मिली, लिस्ट में से सिर्फ 2 दोस्त आ सके थे, बाकी डेला में ना पहुंच सके। तो उनमें से जो है फैसल मलिक साहब मेरे साथ थे, उस्मान रियाज गिल साहब हैं, वो ज़हीर अब्बास साहब क्योंकि नहीं पहुंच सके थे, ना न्याजुल्लाह न्याजी के दूसरे लोग भी लेट पहुंचे थे। तो मुलाकात हुई 4 लोगों की। शाह साहब, हमें ये पता होना चाहिए ना कि हमारे ऊपर पिकेट भी लगेगी, पुलिस भी लगेगी, पूरी पिंडी की आधी पुलिस होती है, तो वी शुड बी इसमें माइंडफुल रहना चाहिए ना। कि आप अगर पिकेट पे जाएंगे तो पिकेट पे तो पकड़े जाएंगे। सो आपको जो है वो डाला की गेट के ऊपर भी तो पहुंचना एक इवेंट होता है, एक मिशन होता है। तो आपको थोड़ा सा मतलब अपने ब्रेन पे इस्तेमाल यूज करना होता है ना कि आप वहाँ पे कैसे पहुंचना है। तो अगर आप वहाँ पे पहुंचे ही ना तो फिर तो उनके पास, यानी जो नहीं पहुंचे ये उनकी कोताही है, आप कह रहे हैं कि उनको पहले एहतियात करनी चाहिए थी, मंसूबे को रास्ता ना वहाँ पे। अगर हम पहुंच रहे हैं तो हम भी तो गलियों से होकर जाते हैं ना, हम भी कुछ तरीके से पहुंचते हैं ना वहाँ पे। ऐसे तो नहीं, अगर मैं पिकेट पे जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। बस आज मैंने उनको कहा कि मैं शादी पे जा रहा हूँ। लेकिन फैसल साहब, आपके पहुंचने को तो मशकूक करार देते हैं आपके दोस्ती कि आपका ना नाम होता है लिस्ट में, और फिर भी आप पता नहीं आप लेव का ताबला छू करके मुलाकात कराते हैं। ये क्या चक्कर है आपकी मुलाकातों का, आप कैसे मिल लेते? नहीं, वो ज्यादा तो हमारे दोस्त हैं, उनको फैक्ट से उनका पता ही नहीं होता। मैं तो हमेशा ऐसी मुलाकात होती है और लिस्ट भी ऐसी चलती है। लेकिन ये कोई इतना बड़ा मेरी मुलाकात जो है वो, अगर इमरान खान से मिलना चाहते हैं तो मैं 1000 दफा मिलूंगा। अगर वो मुझे नहीं मिलना चाहेंगे तो मैं कैसे मिल सकता हूँ उनको? अच्छा, मेरा ख्याल है सिंपल है ना। अब आप बता दीजिए, गुफ्तगू जितनी आप बता सकते हैं या बताना चाहते हैं, ज़रा वो बता दीजिए। उसमें सर देखिए, इमरान खान साहब ने जो है उन्होंने फॉर्म 47 की हुकूमत को उन्होंने कहा बिल्कुल हम नहीं मानेंगे, हम ये मैच जीत चुके हैं, अवाम ने हमें जिताया है और तारीफ रकम की है। उन्होंने 8 फरवरी 2024 को तहरीक इंसाफ को वोट दे के, और जो सियासी जमातें हैं, PTI वाहिद जमात है जिसके साथ इस वक्त अवाम है, और अवाम की मौजूदगी में जो इस वक्त PTI की जितनी पॉपुलैरिटी है, उसके अलावा कोई और जमात जो है पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का, चाहे वो टेररिज्म से मुतालिक हो, सियासत से मुतालिक हो या मुआशियत से मुतालिक हो, उनका मुकाबला नहीं कर सकती। और पाकिस्तान इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वाहिद फेडरेशन की पार्टी है जो कि इस वक्त पाकिस्तान को मुतहद रख सकती है। इसके साथ साथ फिर उन्होंने अफगान पॉलिसी जो इस हुकूमत ने लेट किया, जिसकी वजह से दहशतगर्दी में हमारे काफ़ी सारे जवानों की शहादतें हुई हैं, उस पर भी उन्होंने जो है वो एतराज़ किया कि मैं पहले दिन से शाह साहब इमरान खान साहब का बिल्कुल क्लियर पॉइंट है कि दहशतगर्दी का मामला उस वक्त तक हल नहीं हो सकता जब तक आप जो है वो अफगानिस्तान को इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो अफगानिस्तान को 3 साल बाद खारजा गए हैं अफगानिस्तान में, हालांकि जब अगस्त 2022 में हुआ था, 2021 में, तो सितंबर में शाह महमूद कुरैशी और इस वक्त DGI और एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो होते हैं रेलेवेंट, वो वहाँ पे पहुंचने के तालिबान हुकूमत को। तो ये जो इसकी जो नाअहली है उस पर उन्होंने जो है कहा कि ये काफी जो है काबिल एतराज बात है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तब तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा। रेमिटेंस से कभी भी कोई मुल्क तरक्की नहीं करता, और जो मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आपको लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कानून और आइन की हुक्मरानी कायम करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी जो है शख्स उस मुल्क में अपना माल नहीं लगाता या अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करता जिसमें आइन की हुक्मरानी ना हो। इस वक्त PTI को क्रश करने के लिए पाकिस्तान
पाकिस्तान का हर जो इदारा है, चाहे वो अदालत हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे FIA हो या दूसरे इदारे हो, सबको जो है वो तबाह कर दिया गया है। मुल्क में बनाना रिपब्लिक मुल्क को बना दिया गया है। तो अच्छा, ये फैसल साहब, जो है ये आज की गुफ्तगू हुई। अच्छा, ये फरमाएं कि ये जो मुज़ाकरात का मामला चल रहा है, बाहर से एक डेलीगेशन जो पाकिस्तानियों का था, 3 डॉक्टर थे, 2 बिजनेसमैन थे, उनकी यहाँ आए, बातें हुई, आपने भी सुनी, हमने भी सुनी, और आज़म सवाती साहब ने दावा किया कि जनाब कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं। कल शेर अफजल मरवत ने भी कहा कि ये मामला चल रहे हैं। तो कोई ऐसा आपको तासुर मिला या खान साहब ने खोल के बात की कि मुज़ाकरात कोई चल रहे हैं, एंगेजमेंट हो रही है, राब्ते हो रहे हैं, या नहीं, ये दरवाज़ा बंद हो चुका है दोनों तरफ से? देखिए, जहाँ तक उस डेलीगेशन का ताल्लुक है वो तो मैं आपको ज़ाती तौर पर बता सकता हूँ, उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हुई। हाँ। और वो उन्होंने अपने तौर पर राब्ते किए थे एस्टैब्लिशमेंट से, और फिर पिछली जो मुलाकात में इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ एंगेजमेंट को बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मैंने किसी को ये टास्क नहीं दिया है। तो ही वाज वेरी क्लियर ऑन इट। सेकेंडली सर, जो बात आप फरमा रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात के हो रहे हैं, इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, और उसकी कुछ सियासी वजूहात है, कुछ अमली वजूहात है। एक तो जो बहनों को मुलाकात नहीं होने दी जा रही, मुगला की मुलाकात नहीं होने दी जा रही, सियासी रुफका की मुलाकात रुकी हुई है पिछले 4-5-7 महीनों से। तो आप देखिए ना कि इसमें मुज़ाकरात वाली तो कोई बात है नहीं। फैसल साहब, यही सवाल है। फैसल साहब, आपकी मुलाकात हो जाती है, बहनों की मुलाकात नहीं होती लिस्ट में नाम होने के बावजूद, ये माजरा क्या है? नहीं, इसमें माजरा वाली बात नहीं है। हमारी मुकला की अलग मीटिंग होती है, फैमिली की अलग मीटिंग होती है। वकील जो है वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं, उनकी मीटिंग हो जाती है। उसकी बात में नाम ना होने के बावजूद आपकी मुलाकात हो जाती है। वैसे ये फरमाया मेरे ख्याल नहीं, मैं ये हमेशा ऐसे ही होता है, ये कोई नई बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि अगर मैं खुद भी जेल में नहीं जा सकता तो मैंने अपने क्लाइंट को क्या रिलीफ दिलाना है? अगर मेरी इतनी अपनी काबिलियत भी नहीं है और मेरी इतनी जो है वो अप्रोच भी नहीं है कि मैं खुद नहीं जा सकता, तो फिर मैंने अपने क्लाइंट को क्या, इमरान खान साहब को क्या रिलीफ लेके देना है? और दूसरी बात ये है कि आई नो कि सोशल मीडिया पे या जैसे आप लोग सवाल कर रहे हैं, ये काफी ऑफेंसिव सवाल होते हैं ना जी, लेकिन इस वक्त मतवा नजर इमरान खान साहब की रहाई है, बुशरा बीबी के केसेस खत्म करने हैं। उसके लिए आपको जो भी तवज्जो करनी है आपने करनी है। इमरान खान साहब बाहर आते हैं, वो बंदी गाला में आम सियासत करते हैं, तो शायद मैं आपको नजर भी ना हूँ। मैं अपना, मेरी तो एक ही एफर्ट है कि इमरान खान साहब बाहर निकले। अब मैं उस पे सोशल मीडिया पे पॉपुलर हूँ, अनपॉपुलर हूँ, दैट्स नॉट माय एजेंडा, दैट्स नॉट माय रिक्वायरमेंट। मेरी रिक्वायरमेंट इमरान खान साहब को बाहर निकालना है, जिसके लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा, और आगे भी मैं मुलाकातों के लिए जाऊंगा। अगर मुझे इजाजत मिली मैं 100 दफा मिलूंगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब मेरे से मिलते हैं तो मैं 100 दफा जाऊंगा, और उनकी परेशानी अगर कोई होगी जिसमें मैं कुछ किरदार अदा कर सकता हूँ काम करने में, तो ये मेरे लिए काफी खुशी का बायस होगा। अच्छा, एक तो ये फरमाएं कि खबर ये चल रही थी, आप तस्दीक कर सकते हैं या तदीद कर सकते हैं कि ये 2 बहनें जो हैं, नूरैन बीबी और उज़्मा बीबी को ले जाया गया कासिम खान के साथ, लेकिन अलीमा खान को रोक लिया गया। तो क्या ऐसा हुआ है? और अगर ये ऐसा हुआ है तो इसकी आप क्या वजह समझते हैं कि अलीमा खान को ही रोका जाता है मुलाकात से, दूसरी बहनों को इजाज़त दी जाती है? तो ये ख़ानदान के अंदर कोई इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश है, या कोई हार्ड लाइनर है अलीमा खान, इस वजह से मुलाकात उनकी रोकी जाती है? नहीं, ये बिल्कुल फजूल से एक्सरसाइज है। अलीमा बीबी को मुलाकात की इजाजत देनी चाहिए, उनका हक है। इमरान खान का आईनी कानूनी हक है। उस पर आज इमरान खान साहब ने कहा है कि तमाम सीनियर कौंसल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, उसमें चीफ जस्टिस साहब को खत भी लिखेंगे। ये जो एक, मैंने जाके सबसे पहले उनको ये ब्रीफ किया कि आज वकला को भी नहीं आने दिया जा रहा, फैमिली को भी नहीं आने दिया जा रहा, और एक मुसलसल जो है वो बाहर नईम पंजोता भी खड़े हैं, उनको भी नहीं आने दिया जा रहा। तो ये चीजें तो उनके नोटिस में ज़रा इमीडिएटली लानी पड़ती हैं। तो इशू ये है कि ये जो मामलात है मीटिंग ना कराने के, ये इसमें कोई जवाब आपको नजर आता है? कोई अखलाकी जवाब, कोई सियासी जवाब, कोई कानूनी जवाब, कोई आईनी जवाब है ना? काम का एक, और ऊपर से जो हमारी पार्टी के जो लोग हैं, जो इमेच्योर पॉलिटिशियन है, उनको पता भी नहीं है ये चीजें जो है वो पहले भी तो कभी भी नहीं एग्जॉस्ट होती थी। इस चीज को छोड़ के आप लायामल दें, तार करें इमरान खान साहब के लिए सियासी दबाव क्रिएट करने का, ताकि जो है हुकूमत को मजबूर किया जा सके वो बात कर सके। इस वक्त हमारे पास कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं है कि हम ये फोर्स किया। अच्छा, ये सियासी दबाव की आप बात कर रहे हैं, तो जो ग्रैंड लायंस की एक बात चल रही थी, अब कल की इत्तला ये है कि JUI ने कहा है, मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी ने फैसला किया है जी हम तो किसी ग्रैंड लायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे।
इशू टू इशू जहाँ ताउन करना होगा असम्बली के अंदर या असम्बली के बाहर वो कर लेंगे। तो ये आप क्या समझते हैं कि पीटीआई की ये सबसे बड़ी नाकामी ये है कि वो अभी तक ग्रैंड अलायंस नहीं बना सकी और मौलाना फजलुर रहमान साहब को ऑन बोर्ड नहीं ले सकी? मैं समझता हूँ ये दोनों जमातों की नाकामी है, और ये JUI की तरफ से ये कहना कि आप तहफ़्ज़ात है, तो बुनियादी तौर पर तो इमरान खान साहब को ये अनाउंस तो आपको देना पड़ेगा ना। शाह साहब वो जेल में है और वो ज़ाहिर बनी गाला या उसमें तो नहीं बैठे हुए। अगर आप हर सवाल का जवाब देंगे तो हो सकता है साहब को तो 7 महीने से मुलाकात नहीं दी, तो वो आप उनकी रीच नहीं है, या दूसरे जो सियासी रुफ़क़ा हैं उनको तो नहीं मिलने दिया जाता, जो कि जनरल सेक्रेटरी और सदर की मुलाकात तो पहले होती रही है, बड़ी रेगुलर होती रही है। तहफ़्ज़ात जो उनके हैं वो इतने ऐसे भी नहीं है कि जो हल ना हो सके, वो बिल्कुल हल होने वाले हैं। अली अमीन भी उसमें काफ़ी पॉजिटिव थे, लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि दोनों जमातों में एक हार्ड लाइनर्स एलिमेंट हैं जो कि ये नहीं चाहते, लेकिन ये सियासत में होता रहता है। स्टॉक नहीं, उन्होंने फैसल साहब उन्होंने सिंपल मुतालबा रखा कि आप वजाहत करें कि आया आपके इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आपकी तो जो लीडरशिप है इस वक्त दस्तयाब, वो तो वजाहत ही नहीं दे सकी, उनको भी कन्विंस नहीं कर सकी, तो ये मौलाना की नाकामी कैसे होगी? मैं समझता हूँ जी कि एक सबसे पहली बात तो ये है, मैंने अर्ज कर रहा हूँ सर कि जो हमारी लीडरशिप है उनको जो तहफ़्ज़ात है उनको फौरी तौर पर एड्रेस करना चाहिए था, और एक जो है वो मामला जो है उसको आगे बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है उससे हुकूमत के ऊपर काफी दबाव आता है। इस पे जो दोबारा कोशिश करने की जरूरत है, और अपोजिशन को अगर फॉर एग्जाम्पल JUI जो है वो अलहदा भी करती है, तो इमरान खान साहब ने कहा कि हमारा तो जो इलेक्शन चोरी पे मौक़िफ़ एक है, और उनकी एफर्ट थी कि सारी अपोजिशन जमातों को इकट्ठा किया जाए। तो अगर वो अलहदा से भी करते हैं तो कोई ऐसा पॉइंट आ सकता है जिसमें हम और JUI जो है मिलके वो काम कर लेंगे, तो अपोजिशन को इकट्ठा करना जो है हमारा एक ऑब्जेक्ट रहेगा, और उसमें हम होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।